हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल JKSSB एग्ज़ाम अड्डा एंड ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप फॉर PDFs एंड मोर इंफॉर्मेशन टुडे। सो our today's topic is geothermal energy, that is non-conventional or you can say renewable source of energy। ठीक है। सो हमने लास्ट लेक्चर में किया था विंड एनर्जी, उसको हम इम्प्रूवमेंट टेक्नोलॉजी यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पढ़ते हैं। ठीक है। वो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल का भी पार्ट है, बट वो टेक्नोलॉजी जो इम्प्रूव हुई है उसकी वजह से हम उसको कन्वेंशनल में भी पढ़ते हैं। ठीक है। वो एक पॉइंट मैंने आपको पहले करवा दिया हुआ है विंड एनर्जी का। अब तो हमारा रहता है बायोमास, वो मैं आपको इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद वो भी आपको करवा दूंगी। ठीक है। सो डोंट वरी कि मैं आपको वो नहीं करवाऊंगी, वो मैं आपको करवा दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, दैट इज़ जियोथर्मल एनर्जी। अब जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है? ठीक है। जियो क्या होता है? दैट इज़ अर्थ। थर्मल मीन्स हीट। जो हमें अर्थ के अंदर से हीट मिलती है ना, उससे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। क्या बोला मैंने? जो हमें अर्थ के अंदर से हीट मिलती है उससे जब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ओके, सो ये जैसे लिखा हुआ मैंने, इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। जब मैंने आपको बताया जैसे कि जो अर्थ के अंदर की हीट होती है, ठीक है, उससे ये बनती है। क्या है? इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। जियोथर्मल यहाँ पे अनदर की जगह एनर्जी है। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी इज़ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। इसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों कहते हैं हम? आपने देखा होगा नॉन कन्वेंशनल में मैक्सिमम जो पढ़े उसमें हमने ये भी लाइन ज़रूर इंक्लूड की, अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको हम यूज़ करते जाएंगे, वो नॉन रिन्यूएबल है ना, वो एक न एक दिन तो ख़त्म तो होगी ना वो। अभी तो हम ज़्यादातर वही यूज़ करते हैं, नॉन कन्वेंशनली बहुत कम यूज़ करते हैं। ठीक है। जब वो ख़त्म होगी तो कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी तो हमारे पास होनी चाहिए ना, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है। जिससे हम बाकी चीज़ें चला सकें। तो किससे? तो इसलिए हम जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी होती है उस सबको हम बोलते हैं अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। समझ आया क्या है? जियोथर्मल एनर्जी इज अनदर सोर्स ऑफ अनदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है। द फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट was invented by Prince Piero Ginori Conte in Laradolo इन इटाली। ठीक है। ये जगह का नाम है और ये इटाली में है। ठीक है। कहाँ है? इटली में है। ओके, ये फिर से करते हैं। द फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट किसने इन्वेंट किया था? प्रिंस ने किया था। आप इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, PPG। जैसे PPT होता है वैसे PPG हो गया, ऐसे आप इसका नाम याद कर सकते हो। मे बी आपको इजी रहे। कहाँ? इटली में है। PPT के एंड वाला टी जो आ गया वो इटली लगा लो आप। ये इसको शॉर्ट से आप इसको लर्न कर सकते हो, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी कि आपने कैसे इसको याद रखना है। ठीक है। इट इज़ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्स ऑफ हीट। और ये ओल्डेस्ट टाइप है, पुराने टाइम से इस चीज़ को यूज़ करते आ रहे हैं हम। ठीक है। नेचुरल रिसोर्स ऑफ हीट है। कैसे ये हुई फॉर्म? मोल्टन रॉक्स formed in the deeper hot regions of earth's crust are pushed up and trapped in certain region called hotspot। hotspots किसको बोलते हैं? जो मोल्टन रॉक्स होते हैं ना, वो फॉर्म्ड होते हैं। कहाँ से फॉर्म्ड होते हैं? जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर हॉट रीजन्स होते हैं ना, डीपर अंदर की तरफ जो हॉट रीजन्स होते हैं वो पुश्ड अप होते हैं, ट्रैप्ड वहीं से ट्रैप होती है। ठीक है। उसको बोलते हैं हम क्या? हॉट स्पॉट्स। ठीक है। ड्यू टू हीट द ground water is converted into steams and sometimes the hot water and the steam comes out naturally due to high pressure।
अब हीट की वजह से जो ग्राउंड वाटर होता है ना, वो कन्वर्ट किससे करता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, जो वो हॉट वाटर और स्टीम, जब स्टीम जो होती है ना, वो अपने आप हाई प्रेशर की वजह से, और हाई टेम्परेचर लगा लो या हाई प्रेशर कर लो, हाई प्रेशर की वजह से वो अपने आप नेचुरली ही बाहर आ जाती है। ठीक है, these steams can be used to operate turbines which will जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपको तो पता ही है, अगर जैसे हमने इसमें पढ़ा था, वाटर में पढ़ा था या विंड में पढ़ा था, कि उसकी जो ब्लो होगा या वाटर का जो भी होगा वो टरबाइन के ऊपर पड़ेगा। टरबाइन जब रोटेट करेगी तो हमारा जनरेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी करेगा। वैसे ही ये स्टीम्स किस लिए यूज़ की जाती है, टरबाइंस को रोटेट या टरबाइंस को ऑपरेट करने के लिए। देन उसके बाद हमें क्या मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी जनरेट होती है। टरबाइंस के बाद ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, द वाटर कम्स आउट ऑफ स्टीम वेल्स contain high amount of dissolved minerals and the steam contains these water molecules। जो वाटर हमारा स्टीम वेल से आने वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, कंटेन मतलब हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स उसके बीच में होते हैं। और जो स्टीम होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, आपको तो पता है स्टीम में वाटर मॉलिक्यूल्स तो होंगे ना। So next one, so the moisture and the solid particles need to be separated out from the steam before being fed to the steam turbines। हमें जो स्टीम में से हमें मॉइस्चर और जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स होंगे वो हमें सेपरेट करने पड़ेंगे स्टीम मतलब स्टीम टरबाइन से पहले पहले। ठीक है, then it date back to Roman times when the heat from the earth is used instead of fire to heat rooms and or warm water for baths। पहले के टाइम में, रोमन टाइम्स में क्या होता था कि जो हीट मतलब अर्थ की हीट से ही वो इंस्टेड ऑफ फायर मतलब आग की जगह वो अर्थ की हीट से ही अपने जो रूम्स होते थे वो गर्म होते थे। और वो अपने पानी जो नहाने वाला पानी है या किसी भी चीज़ के लिए आप लगा लो पानी, वो उससे गर्म किया करते थे। ठीक है, और आजकल क्या होता है, प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूज्ड एज अ सोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी मेनली रीजन्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट। और आज के टाइम में क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और मेनली कहाँ पे, किस रीजन्स में होते हैं, जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स होती हैं वहाँ पे इसको वहाँ पे किया जाता है इसको। ठीक है, और ये प्रोड्यूस किस चीज़ को प्रोड्यूस करने के काम आती है, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये सारा था जियोथर्मल एनर्जी के अंदर। एक बार हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, देन इसके हमने एडवांटेजेस कर रहे हैं। ठीक है, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द इंटरनल हीट ऑफ अर्थ। इसको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी बोला जाता है। इसको इन्वेंट किसने किया था, मोल्टन रॉक्स फॉर्म कहाँ से हुए थे। फिर जो ग्राउंड वाटर है वो स्टीम्स और स्टीम्स में कन्वर्ट हो जाता है, हाई प्रेशर की वजह से वो बाहर आ जाता है। देन टरबाइंस रोटेट होती है, ऑपरेट होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उस वाटर में जो स्टीम वेल्स का वाटर है उसमें हाई अमाउंट ऑफ डिजॉल्व मिनरल्स मिलेंगे और जो स्टीम होती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, तो पहले के टाइम में जो होती थी अर्थ की हीट से वो अपने रूम्स गर्म किया करते थे और नहाने का पानी गर्म किया करते थे पहले टाइम में। आजकल जो होता है ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट वन इज़ एडवांटेजेस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी is used for heating rooms and for generating electricity without producing any harmful emission। जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, वो किस चीज़ के यूज़ आती है बच्चे, वो यूज़ आती है रूम्स को हीट करने के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के, जो विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मफुल एमिशन। जो कोई भी उसमें हार्मफुल एमिशंस होते हैं ना वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्योंकि इसमें कोई केमिकल का यूज़ ही नहीं करेंगे हम। तो इसमें से हार्मफुल एमिशंस कैसे प्रोड्यूस होंगे, कैसे इसके बाई प्रोडक्ट्स निकलेंगे, है ना। वैसे unlike more power stations, a geothermal power plant does not create any pollution। Harnessed correctly, it leads to no harmful byproducts। अनलाइक जो मोस्ट पावर स्टेशंस होते हैं, जो एक जियोथर्मल पावर प्लांट होता है वो किसी भी तरह का पोल्यूशन जो है क्रिएट नहीं करता है और ना ही ये कोई हार्मफुल बाई प्रोडक्ट्स लेफ्ट आउट करता है। ठीक है, कोई भी बाई प्रोडक्ट्स इसके नहीं होते हैं जो हार्मफुल हो जाए। जैसे हमने ऊपर पढ़ा
विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी हार्मफुल एमिशंस, वैसे ही जो पावर प्लांट होता है जियोथर्मल का वाला, वो पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता है। ओके, नेक्स्ट, geothermal power plant have very low running cost because they require energy to run a water pump which is provided by the power plant itself। जियोथर्मल पावर प्लांट जो होते हैं ना, वो वेरी लो अर्निंग कॉस्ट होती है उनकी, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए होती है वाटर पंप को चलाने के लिए, जो हमें उनको कहाँ से मिल जाती है, पावर प्लांट खुद से मिल जाती है ना, इसलिए वो इतना हाई कॉस्ट नहीं होता है इनका। ठीक है, नेक्स्ट, मोर ओवर देर आर नो कॉस्ट फॉर परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग और क्लीनिंग अप टू फ्यूल्स। मोर ओवर कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है इसमें परचेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग और क्लीनिंग फ्यूल्स को करने के लिए। ठीक है, geothermal power plants are an excellent source of clean and inexpensive renewable energy। और ये जो है जियोथर्मल पावर प्लांट्स है ना, वो एक्सीलेंट सोर्स ऑफ क्लीन एनर्जी है, और ये मतलब इतना एक्सपेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी नहीं है ये। ठीक है, क्योंकि अर्थ से हमें मिल जाती है तो हमें इतनी ये एक्सपेंसिव एनर्जी नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन इज जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स अ डे। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ये मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होती है 24 आवर्स अ डे, वो प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, फिर आ गया जियोथर्मल पावर प्लांट आर जनरली स्मॉल एंड हैव लिटिल इफेक्ट ऑन द नेचुरल लैंडस्केप और नियर एनवायरनमेंट। जो जियोथर्मल पावर प्लांट्स होते हैं ना, वो जनरली स्मॉल होते हैं, और उनका जो अर्थ नेचुरल लैंडस्केप पे जो अफेक्ट होता है वो बहुत कम होता है, या फिर हमारे इर्द गिर्द जो इन्वायरमेंट होता है बहुत कम अफेक्ट होता है उसके ऊपर। ठीक है, ये थे हमारे सब क्या एडवांटेजेस किसके, जियोथर्मल एनर्जी के, कि हमारे यूज़ में किस किस के यूज़ आती है। हीटिंग रूम्स कोई प्रोडक्ट हार्मफुल यूज़ नहीं करते, मतलब एमिशन नहीं निकालते, बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं जो हमारी मतलब हमारी इन्वामेंट को हार्म करें किसी भी चीज़ को। ठीक है, देन एक्सलेंट क्लीन सोर्स है, इनएक्सपेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी है, प्रोड्यूस करती है इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर्स। ठीक है, और ये आ गई इसकी डायग्राम, देखो जियोथर्मल एनर्जी कैसे, देखो वाटर, हॉट वाटर से स्टीम बनी, स्टीम से टरबाइन और जनरेटर रोटेट हुआ तो देखो ये कूलिंग टावर, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे हुई, फिर इलेक्ट्रिसिटी बन गई, ऐसे होगा ये। ठीक है, ये डायग्राम है इसकी, ये पिक्चर। ओके, अब हम पढ़ेंगे इसके लिमिटेशंस, इसके क्या क्या हैं किसके, जियोथर्मल के। अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस। इफ़ हार्नेस्ड इनकरेक्टली जियोथर्मल एनर्जी कैन प्रोड्यूस पल्यूटेंट्स। ठीक है, अगर हम इनकरेक्टली इसको यूज़ करें तो जियोथर्मल एनर्जी जो है वो पल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करती है कभी कभी, इफ़ अगर हम इसको गलत तरह से यूज करें। ठीक है, इम्प्रॉपर ड्रिलिंग इन द अर्थ कैन रिलीज हैजार्डस मिनरल्स एंड गैसेस। अगर हम इसको प्रॉपर तरह से ड्रिल नहीं करें, प्रॉपर तरह से इसको लगाएं नहीं ना, तो जो अर्थ है ना वो रिलीज़ करती है क्या, मतलब हार्मफुल मिनरल्स एंड गैसेस जो है वो हैजार्डस वो रिलीज़ करती हैं। ठीक है, जियोथर्मल पावर प्लांट साइट्स आर प्रोन टू रनिंग आउट ऑफ स्टीम इन द लॉन्ग रन। ठीक है, ये थे इसके लिमिटेशंस, क्या थे इसके लिमिटेशंस। अब हमने पढ़ना है न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में। ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी ये सारा किसका था, पढ़ा हमने जो जियोथर्मल एनर्जी के बारे में था। ठीक है, लास्ट में इसका क्विक रिकैप ले लेंगे एक। पहले अब हम फिनिश करते हैं क्या, न्यूक्लियर एनर्जी, कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी किससे बनी है। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी आजकल यूज़ की जाती है फॉर जनरेटिव पर्पसेस के लिए। किसके लिए, फॉर जनरेटिव पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ होती है। ठीक है,
न्यूक्लियर पावर इज़ द यूज़ फॉर न्यूक्लियर रिएक्शन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटीज़। न्यूक्लियर पावर जो होती है ना, यूज़ ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन से ही जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डिके एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। न्यूक्लियर पावर किस किस से हमें मिलती है? न्यूक्लियर फिजन से मिलती है, न्यूक्लियर डिके से मिलती है एंड न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से मिलती है, ठीक है। ओके, तो हमें किस किस से मिलती है ये? न्यूक्लियर पावर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर डिके, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। अब न्यूक्लियर फिजन क्या हो गया? न्यूक्लियर फिजन में ब्रेक होता है, ठीक है। और न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन में हम इसको कंबाइन कराते हैं। क्या करते हैं? हम इसको कंबाइन और फ्यूज़ करवाते हैं, ठीक है। रिएक्शंस को, एटम्स को कह लें या रिएक्शंस वगैरह। न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है? ब्रेक। एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? कंबाइन कराते हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट, the atoms of few elements such as radium and uranium acts as natural source of energy। इसके बीच में जो मतलब एटम के few elements हैं ना, such as रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, वो क्या करते हैं? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। एक्ट्स एज नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी। इन फैक्ट atoms of these elements spontaneously undergo changes in which the nucleus of the atom disintegrates। इनफैक्ट क्या होता है कि एटम्स के जो ये एलिमेंट्स होते हैं ना, वो स्पॉन्टेनियसली चेंजेस करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस ऑफ द एटम है ना, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है। ओके, a large amount of a large amount of energy stored in the nucleus of every atom। मतलब बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है मतलब हर एक एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियर में बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी जो स्टोर करती है, ठीक है। और वी कैन जनरेट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2 मेथड्स। और हम न्यूक्लियर एनर्जी 2 मेथड से जनरेट कर सकते हैं। कौन कौन से हैं? अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन जैसे मैंने आपको बता दिया, ब्रेक। फ्यूजन क्या हो गया? फ्यूज़ करना और कंबाइन करना, ठीक है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजन क्या होता है। न्यूक्लियर फिजन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले जब भी कोई हम रिएक्शन करवाते हैं, चाहे वो फिजन और फ्यूजन हो, ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ मास है ना, वो लॉस हो जाता है इसके बीच में, ठीक है, जब भी हम रिएक्शन कराते हैं दोनों की। द एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम कैन बी रिलीज्ड बाय ब्रेकिंग, जैसे मैंने आपको बताया, अ हैवी न्यूक्लियस सच एज यूरेनियम इनटू 2 लाइटर न्यूक्लाई। जो एनर्जी स्टोर होती है ना इन एटम्स के न्यूक्लाई में, वो रिलीज़ क्या करती है? ब्रेक कर देती है किसको? हैवी न्यूक्लियस को, सच एज यूरेनियम। यूरेनियम को कर देती है किस में? 2 लाइटर न्यूक्लाइज में, ठीक है। द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इनटू फ्रेगमेंट्स that are roughly equal in mass and in the release and with the release of energy is called nuclear fission। क्या बोला है? जब मतलब किसी भी एटम का द स्प्लिटिंग ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, जब एटम के न्यूक्लियस को हम स्प्लिट करते हैं फ्रेगमेंट्स में, ठीक है, वो रफली किसके इक्वल था? मास, इक्वल इन मास होता है। उसके बाद वो क्या करता है? रिलीज़ करता है एनर्जी, और उसको ही हम बोलते हैं किसको? उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। A small amount of each fission mass vanishes in releasing huge amount of energy as per this, where m is missing mass and c is the velocity of the light, okay। E is equal to energy, mass, velocity of light square, ठीक है, ऐसे आएगा ये। अमाउंट ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईच फ्यूजन मास वैनिशेस किस में करता है? रिलीज क्या करता है? ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एज पर एनर्जी इज इक्वल टू मास, मिसिंग मास एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट पर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका है। ओके, देन व्हेन अ फ्री न्यूट्रॉन स्ट्राइक्स अ यूरेनियम 235 nucleus at a correct speed, it get absorbed।
जब एक फ्री न्यूट्रॉन जो होता है वो यूरेनियम को स्ट्राइक करता है ना उसके न्यूक्लियस पे, तो उसके बाद जब उसकी अगर करेक्ट स्पीड से करे तो वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, ठीक है। और यूरेनियम न्यूक्लियस ऑन एब्जॉर्बिंग अ न्यूट्रॉन becomes highly unstable and splits into nuclei of smaller atoms। जो यूरेनियम जब न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है तो वो मतलब हाईली अनस्टेबल हो जाता है और वो स्प्लिट करता है न्यूक्लियाई को किसमें, स्मॉलर एटम्स में। फिर वो रिलीजिंग करता है, क्या रिलीज़ करता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। और उसमें मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो रिलीज़ हो जाती है उस सारे प्रोसेस में, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस अ फ्यू न्यूट्रॉन्स आर रिलीज। और इन सब प्रोसेस में जो फ्यू थोड़े से न्यूट्रॉन्स होते हैं ना वो रिलीज़ हो जाते हैं फिर उसमें से, ठीक है। These neutrons split other nuclei of the uranium। और जो ये न्यूट्रॉन्स है ना वो स्प्लिट कर देते हैं बाकी के न्यूक्लाई के, किसके न्यूक्लाई को, यूरेनियम के न्यूक्लाई को, बाकियों को स्प्लिट कर देते हैं। और जो रिएक्शन होती है वो कॉन्टीन्यूस रैपिडली एंड इज़ नॉन एज चेन रिएक्शन। जो रिएक्शन होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है और इसको हम बोलते हैं चेन रिएक्शन, ठीक है, जो कंटिन्यूसली में चलती है। इन दिस प्रोसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड। इन सारे प्रोसेस में जो है ना वो काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज करता है ये, ठीक है। और यही एनर्जी, दिस एनर्जी इज़ यूज फॉर बॉइलिंग वाटर टिल इट बिकम स्टीम। और यही एनर्जी बाद में यूज़ होती है किस चीज़ के लिए, वाटर को बॉईल करने के लिए। तब तक बॉईल करना जब तक वो स्टीम ना बन जाए उसकी, ठीक है, जब उसकी स्टीम जो जनरेट ना हो जाए। स्टीम सो जनरेटेड इज़ यूज टू ड्राइव अ टरबाइन। बाद में स्टीम जो होती है, जो जनरेट होती है, वो टरबाइन को चलाने के, टरबाइन को रोटेट करेगी, ठीक है, विच हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसके बाद जब वो टरबाइंस रोटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऑपरेट हो जाएंगे ना, उसके बाद वो किस चीज़ को बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और कह लो इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी और होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये सब था किसमें, न्यूक्लियर फिजन में, ओके। नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन क्या, कंबाइन और फ्यूज करना, ठीक है। एनर्जी इज ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई सच एज डेट्रियम, उस वाले में यूरेनियम था, ठीक है, हैवी हाइड्रोजन, ये जो है ड्यूट्रियम है, कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस। इसमें क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस तब होती है जब दो लाइट वेट न्यूक्लियाई, ठीक है, सच एज ड्यूट्रियम एंड हैवी हाइड्रोजन, तब ये दोनों कंबाइन होंगे ना तो एक हैवी न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। अ प्रोसेस इन विच द न्यूक्लियाई ऑफ द लाइट एटम्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम। एक प्रोसेस होगा उसके बीच में होगा, जो लाइट एटम्स का न्यूक्लियाई होगा ना वो कंबाइन करेगा, कंबाइन करके क्या बनाएगा, न्यूक्लियस बनाएगा, किसका, हैवी एटम का। उसके बाद विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी ना फिर हम उसको बोलेंगे क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, हम कह लेंगे 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर रहेगा। जो न्यूक्लियर फ्यूजन जब अपनी प्रोसेस करेगा तो उसको हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, ठीक है। और वो टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, 4 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उसको चाहिए होगा, ठीक है, उसको, ओके। नेक्स्ट, ये सब किस में था, फ्यूजन में। दिस इज़ अ मैकेनिज्म थ्रू विच एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड इन स्टार्स। ये मैकेनिज्म है जहाँ एनर्जी प्रोड्यूस करती है स्टार्स में, इंक्लूडिंग अर सन से भी, ठीक है। द रिएक्शन हैज़ बीन यूज टू मेक हाइड्रोजन बॉम्ब। और ये रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज़ होती है, मतलब हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में भी ये जो होती है रिएक्शन यूज़ होती है, ठीक है। ये सब था किसमें, न्यूक्लियर फ्यूजन में। आई होप आपको इनकी समझ आई हो। नेक्स्ट हम यूजेस पढ़ेंगे, डिसएडवांटेजेस। यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नॉन रेन्यूएबल है, ठीक है। नॉन रेन्यूएबल है ना कि वापस रिन्यू होने में टाइम लगती है, बट इसको हम मतलब नॉन कन्वेंशनल डेट इज़ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में भी पढ़ते हैं, ठीक है। is the as the uranium fuel used as consumed in the fission reaction। uranium fuel
किस में कंज्यूम हो गए थे, फिजन रिएक्शन में, हैंस आर नॉन रिप्लेशनेबल, ठीक है। नेदरलेस न्यूक्लियर एनर्जी हैज़ मैनी यूजेस, न्यूक्लियर एनर्जी के बहुत सारे यूजेस हैं। एनर्जी प्रोड्यूस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर कैन बी हार्नेस्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो इसके बीच में न्यूक्लियर रिएक्टर के दौरान जो भी एनर्जी कोई प्रोड्यूस होगी ना, उससे हम क्या बनाएंगे, उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी इज ऑल्सो बीइंग यूज टू पावर सबमराइन्स एंड शिप, ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, पावर देने में, सबमराइन्स एंड शिप्स को पावर देने में न्यूक्लियर एनर्जी जो वो यूज़ होती है। वेसल्स ड्राइवन बाय न्यूक्लियर एनर्जी कैन सेल फॉर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट हैविंग टू रिफ्यूल्स, वेसल्स जो ड्राइवन मतलब न्यूक्लियर एनर्जी सेल लॉन्ग पीरियड्स विदाउट हैविंग टू रिफ्यूल, ओके। अब हम पढ़ेंगे सारे क्या थे, यूजेस थे। नेक्स्ट हम करेंगे इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। एक्सपेंसिव होता है, एक्सपेंसिव इनिशियल कॉस्ट है, बिल्ट मतलब बनाने के लिए एक्सपेंसिव है काफ़ी। रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है, क्यों रिस्क ऑफ एक्सीडेंट है, बिकॉज इसमें रिएक्शंस होती हैं इसकी वजह से, ठीक है। रेडियो एक्टिव वेस्ट है, लिमिटेड फ्यूल सप्लाई है, और इन्वामेंटल पर इम्पेक्ट करता है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें सारी एनर्जी जो न्यूक्लियर फिजन फ्यूजन जो उसके अंदर भी तो मतलब वो होते हैं ना, रिएक्शंस होती है ना, रिएक्शंस होने के बाद फिर से कोई चीज़ अगर पोल्यूट करेगी, रिएक्शंस बनाएगी, तो उसमें से हमारे इन्वायरमेंट को तो अफेक्ट करेगी ना। ये सारे थे इसके डिसएडवांटेजेस। अब हम एक बार पूरा पढ़ के देन अगला स्टार्ट करते हैं, ओके। जियोथर्मल पढ़ा, इंटरनल हीट वाला, ठीक है, क्या क्या होता है। फिर एडवांटेजेस पढ़े इसके हमने, ठीक है। देन हमने इसकी लिमिटेशंस पढ़ी, फिर हमने न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी। न्यूक्लियर एनर्जी हमारा नॉन कन्वेंशनल में आता है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजन पढ़ी, न्यूक्लियर फ्यूजन पढ़ा, यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी, डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी हमने, ठीक है। ये इम्प्रूवमेंट है, यहाँ आर है, ओके, यहाँ आर है। इम्प्रूवमेंट्स इन द टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दोनों बट नॉन कन्वेंशनल का पार्ट भी है, लेकिन एज पर एनसीईआरटी या कुछ भी इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी फॉर यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के अंदर ये दोनों फॉल करते हैं। ये जो विंड एनर्जी है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। अब रहता है इसमें बायोमास, सो लेट्स स्टार्ट। बायोमास इज ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कोई भी अगर वेस्ट कह लो या एग्रीकल्चर वेस्ट कह लो या फिर एनिमल वेस्ट कह लो ना, उससे हमें क्या मिलता है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, हम उसको यूज़ कर सकते हैं एनिमल वेस्ट को या एग्रीकल्चर वेस्ट को, ठीक है। एग्रीकल्चर वेस्ट से हमें मिलता है वुड, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। ड्राई लीव्स हो गए, ठीक है, ये सब। और एनिमल वेस्ट को हम एनिमल वेस्ट का आ गया एग्जांपल काऊ डंक, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं। काऊ डंक को हम बर्न करके उसमें से हीट एनर्जी उसकी यूज़ कर सकते हैं, है ना। पहले ज़माने में काऊ डंक को हीट करके बर्न करके खाना चाना बनाया जाता था, तो वैसे ही हम इसको बर्न करके हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसको काऊ डंक को, ओके। सो बेसिकली क्या है, काऊ डंक यूज़ करके बायोगैस प्रोड्यूस हो सकती है, बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, बायोगैस प्रोड्यूस होती है। अब करेंगे बायोमास इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल मेड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है। बायोमास इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, इम्पॉर्टेंट है बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी। Dung cakes are the byproducts of animals which can refers to biomass,
जो मैंने आपको जैसे बताया अभी कि एनिमल वेस्ट से हमें वो डंग केक्स मिलेंगे, काउ डंग मिलेगा, है ना, वो क्या है, बाय प्रोडक्ट्स है एनिमल्स के। देयर आर मैनी वेज इन विच बायोमास कैन बी यूज्ड एज फ्यूल्स। मतलब बहुत सारी ऐसी वेस्ट है जो हम बायोमास में हम एज अ फ्यूल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द प्लांट्स एब्जॉर्ब सन्स एनर्जी इन अ प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट है ना वो एब्जॉर्ब करेगा क्या, सन की एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो मैंने इसमें पढ़ाया था आपको, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और द केमिकल एनर्जी इन प्लांट गेट पास्ड ऑन टू एनिमल्स एंड पीपल हु ईट देम, ठीक है। तो केमिकल एनर्जी प्लांट्स की होगी ना वो पास हो जाएगी किसमें, एनिमल एंड पीपल्स में जो उसको खाएंगे, ठीक है। On burning the biomass, the chemical energy stored in it it is converted into heat energy, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इसको बर्न करके हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, हीट एनर्जी हमें रिलीज होती है। वैसे ही बायोमास को जो हम बर्न करते हैं, केमिकल एनर्जी स्टोर होती है ना उनके अंदर, वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, हीट एनर्जी में। केमिकल एनर्जी जो उसमें स्टोर्ड होती है वो कन्वर्ट किस में हो जाती है, हीट एनर्जी में, ठीक है। थर्मल energy, that is heat energy released from biomass, can be used to provide heat to industries, homes, and also provide steam for generating electricity. तो थर्मल एनर्जी दैट इज़ हीट एनर्जी जब रिलीज़ होती है ना बायोमास से, वो क्या क्या मतलब प्रोड्यूस वो प्रोवाइड करती है, वो यूज़ किस चीज़ के आती है, इंडस्ट्रीज एंड होम्स को हीट करने के लिए, ठीक है। और प्रोड्यूस करती है स्टीम किसके लिए, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्टीम जनरेट करती है वो। बर्निंग बायोमास इज़ नॉट ओनली वे टू रिलीज इट्स एनर्जी। बायोमास सिर्फ एक यही वे नहीं है रिलीज़ करने का एनर्जी, बायोमास और भी पार्ट्स में डिवाइडेड। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू अदर यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। बायोमास कन्वर्टेड है अदर यूजेबल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में भी, दैट इज़ बायोगैस, मीथेन, इथेनॉल एंड बायोडीजल। किसमें, बायोगैस, मीथेन, इथेनॉल एंड बायोडीजल, ठीक है। ये था बायोमास में। अब हमने बायोमास के अंदर पढ़ना है बायोगैस। काऊ डंग को जब हम यूज़ करते हैं उसमें बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं ना, उसमें से बायोगैस, ये इट इज़ नोन एज गोबर गैस। क्या, इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोबर गैस। Biogas is an excellent fuel. What is biogas? Biogas is an excellent fuel. The biogas is produced by the anaerobic uh, degradation of animal waste. Animal waste like animal dung in the process of water. अब जो बायोगैस में मेनली क्या होता है, मेनली इसमें मीथेन प्रेजेंट होता है। क्या होता है बायोगैस में मीथेन प्रेजेंट होता है मेनली, ठीक है। द बायोगैस जो प्रोड्यूस होती है एनरोबिक डिग्रेडेशन ऑफ एनिमल वेस्ट से, लाइक एनिमल डंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर होती है। और एनरोबिक डिग्रेडेशन होगी द डिकम्पोजिशन इन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं हम डिग्रेडेशन। एनरोबिक डिग्रेडेशन किसको बोलते हैं, डिकम्पोजिशन होती है किसमें, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, ठीक है, in the absence of oxygen. Anaerobic degradation is carried out by anaerobic bacteria. anaerobic degradation क्या होती है, anaerobic bacteria से होती है, ठीक है, इसमें होता है। बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फेट। क्या, बायोगैस किस चीज़ का मिक्सचर है, मीथेन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन का एंड हाइड्रोजन सल्फेट का, ठीक है। मीथेन इसमें मीथेन इज़ द मोस्ट नहीं, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। जिसमें मैंने आपको ऊपर बताया मेनली इसमें मीथेन होता है, ठीक है। और मीथेन कितने परसेंट मीथेन होता है, इट कंटेन्स 75% ऑफ मीथेन होता है इसमें, किसमें, बायोगैस में। किसमें, बायोगैस में 75% ऑफ मीथेन होता है, ठीक है। अब ये आ गए यही बायोगैस का प्लांट।
ये देखो, ये बायोगैस का प्लांट है, ठीक है। अब ये देखो, ये जो स्लरी है ना, इस स्लरी के अंदर काऊ डंग होगा, स्लरी के अंदर काऊ डंग होगा एंड वाटर का मिक्सचर होगा, इस स्लरी के अंदर, ठीक है। स्लरी बनती है, फिर उसके बाद स्लरी बनती है, मिक्सचर, इन दोनों का मिक्सचर होके स्लरी बनती है, ठीक है। फिर यहाँ पे एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, ठीक है। फिर 20 to 25 डेज़ के बाद डिकम्पोजिशन होती है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यही हमारा बायोगैस फिर बनता है। फिर क्या बनता है? बायोगैस। इकट्ठा होने के बाद क्या बनेगा? बायोगैस बनता है। लेकिन ये जो मैन्योर, आप बोलोगे मैन्योर क्या है? फिर वेट, बोलोगे मैन्योर क्या है? अब जब यहाँ पे स्लरी बनेगी, स्लरी का कुछ पार्ट जो है वो काऊ डंग का रह जाएगा, ठीक है, जिसको हम एज अ मैन्योर यूज़ करेंगे, और फर्दर इसका यूज़ क्या आएगा? सॉइल में यूज़ होएगा फर्दर, ठीक है। बाकी वाले जो मतलब स्लरी में वाटर मिक्स करके जो हमारी स्लरी बनती है काऊ डंग को, वो आधी तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो पार्ट इसका रह जाएगा ना, उसको हम मैन्योर बोलेंगे, और जो मैन्योर होगा ना, वो बाद में जाके सॉइल्स में यूज़ करा जाएगा, ठीक है। अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। द प्लांट हैज़ डोम लाइक स्ट्रक्चर बिल्ट विद ब्रिक्स, ठीक है। जो प्लांट है वो डोम लाइक स्ट्रक्चर है, किससे बना है? ब्रिक्स से। A slurry of crowded and water is made in the mixing tank from where it is fed into the digester, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया, जो काऊ डंग और वाटर की स्लरी होगी वो मिक्स होगी किसमें? टैंक में। देन उसके बाद वो डाइजेस्टर में जाएगी, और डाइजेस्टर इज सील्ड चैम्बर इन विच देयर इज़ नो ऑक्सीजन, जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी। ऑक्सीजन नहीं होगी तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो जाएगी, जैसे आपको ऊपर बताया था, देयर इज़ नो मतलब नो ऑक्सीजन और नो एयर। Anaerobic microorganisms that do not require oxygen decompose or break down complex compound of the conduct slurry. तो anaerobic microorganisms होंगे ना, उनको ऑक्सीजन do not require oxygen decomposed, ठीक है, और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, किसके? काउडंग स्लरी के, ठीक है। इट टेक्स फ्यू डेज, जैसे मैंने बताया 20 to 25 डेज लगेंगे फॉर द डिकम्पोजिशन प्रोसेस टू कंप्लीट एंड जनरेट गैसेज। इसको 20 कुछ डेज लगेंगे डिकम्पोजिशन को के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए और गैसेस जनरेट करने के लिए, ठीक है। द बायोगैस इज स्टोर्ड इन द गैस टैंक above the digester from which they are drawn through pipes for use. बायोगैस जो होगी कहाँ स्टोर होगी? गैस टैंक में ऊपर, किसके ऊपर? डाइजेस्टर के ऊपर, ठीक है। फिर बाद में उसको पाइप्स के थ्रू निकाल लिया जाएगा यूज़ करने के लिए, ओके। देन अब हमने ये सारा हमने पढ़ा वेट किसका? बायोगैस प्लांट के बारे में, ठीक है। अब हमने पढ़ने हैं इसके एडवांटेजेस, किसके? बायोमास के। बायोमास इज एन inexhaustible energy source because we can always grow and more trees and crops, and waste will always exist. Using biomass as a source of energy has following advantages. बायोमास का इनएग्जॉस्टेबल एनर्जी सोर्स है, जिसमें हम वी ऑलवेज ग्रो मोर ट्रीज एंड क्रॉप्स, ठीक है। तो फिर वेस्ट है वो एग्जिस्ट होगा, ठीक है, हमेशा रहेगा। When direct combustion of biomass is not used to generate energy, there is hardly any environmental impact. ज़्यादा impact नहीं होते इसके, थोड़े बहुत होते हैं लेकिन। बायोडीजल and other fuels produced by biomass are viable and clean source of energy. जो बायोडीजल है या अदर फ्यूल्स हैं जो वो प्रोड्यूस, जो मतलब बायोमास से जो प्रोड्यूस होंगे वो वायबल है एंड क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी है। बायोमास इज ईजिली अवेलेबल थ्रू आउट द वर्ल्ड। बायोमास आपको मिल जाएगी, मतलब थ्रू आउट वर्ल्ड में ईजिली अवेलेबल होती है। द रेजिड्यू फ्रॉम बायोमास प्लांट कैन बी यूज्ड एज
मैन्योर, जो मैंने आपको बताया जो बायोमास का मैन्योर बच जाएगा काऊ डंग वगैरह का, आदि जब कन्वर्ट हो जाएगी गैस में, और जो बाकी जो बच जाएगा वो मैन्योर होगा उसका, एज अ मैन्योर यूज़ हम इसको करेंगे। ठीक है, ये था एडवांटेजेस में। देन आगे लिमिटेशंस ऑफ यूजिंग बायोमास एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। बायोमास इज अ क्लीन एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। इट हैज़ सर्टन लिमिटेशंस। रिन्यूएबल और क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, लेकिन इसके लिमिटेशंस भी कुछ हैं। द बायोफ्यूल और इथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम बायोमास इज नॉट एज एनर्जी एफिशिएंट एज पेट्रोल। बायोफ्यूल और जो एथेनॉल प्रोड्यूस होगा ना बायोमास से, वो नॉट एज एनर्जी एफिशिएंट एज पेट्रोल, एनर्जी एफिशिएंट नहीं होगा एज पेट्रोल से। ठीक है, इफ़ द बायोमास इज डायरेक्टली बर्न, अगर हम बायोमास को डायरेक्टली बर्न कर दें, इट में कॉन्ट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग, तो वो ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग कर सकती है। एंड इंक्रीज एमिशंस कॉजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और जो उसके जो मतलब एमिशंस होंगे, हार्मफुल प्रोडक्ट्स होंगे, जब वो ज़्यादातर बढ़ जाएंगे तो वो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ बायोफ्यूल दैट इज़ मीथेन CH4, ठीक है, इज़ हार्मफुल टू द इन्वायरमेंट। जो उसका मेन इंग्रेडिएंट है ना बायोफ्यूल का, बायोगैस का, मीथेन, वो हार्मफुल है, किसके इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है। बायोमास इज़ अ रिलेटिवली एक्सपेंसिव सोर्स फॉर जनरेटिंग एनर्जी। एक एक्सपेंसिव सोर्स है एनर्जी जनरेट करने के लिए, बोथ इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर बायोमास एंड कन्वर्टिंग इट टू एथेनॉल। दोनों में प्रोड्यूस बायोमास एंड कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। ये हमने पढ़े इसके लिमिटेशन किसके, बायोमास के। देन लास्ट यूजेस, इसके यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में यूज़ होते हैं, कुकिंग काऊ डंग को जैसे बर्न करके हीट एनर्जी यूज़ करके ये यूज़ होता है ना वहाँ पे, पुराने टाइम में गांव के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं इसको। कुकिंग इन रूरल एरियाज, फ्यूल इंजन टू फ्यूल टू रन इंजन एज अ फ्यूल यूज़ होता है ये। ठीक है, ये सब इसके यूजेस थे। ओके, क्या क्या, स्ट्रीट लाइटनिंग, कुकिंग इन रूरल एरियाज, फ्यूल टू रन इंजन एक्सेट्रा। ओके, और हमने इसमें विंड एनर्जी जो था वो हमने ऑलरेडी इसमें पढ़ लिया है, वो भी पार्ट है किसका, इम्प्रूवमेंट्स इन अ टेक्नोलॉजी यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। सो वो इसका पार्ट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं हो ना, वो इसका पार्ट है। ऐसे मतलब नॉन कन्वेंशनल में भी हम पढ़ते हैं, पार्ट तो उसका भी है, बट उसकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर दी गई जो हम इसको कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी इम्प्रूवमेंट्स में पढ़ते हैं। ओके, तो आज हमारा ये पार्ट मतलब सोर्सेज ऑफ एनर्जी लेक्चर जो है, इसके जितने भी टॉपिक्स थे सब मैंने आपको फिनिश करवा दिया है, कोई भी चीज़ इसमें अब बचती नहीं है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट पार्ट था इस वीडियो का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके क्विज मतलब मिलेगा, इसके MCQs आपको मिलेंगे इस टॉपिक के, किसके, सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। ठीक है, पहले हम एक फटाफट क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने आज क्या क्या पढ़ा, देन हम इसको फिनिश कर हो जाएगा हमारा सारा। इम्प्रूवमेंट्स पढ़ी, विंड एनर्जी, बायोमास पढ़ा हमने, बायोगैस पढ़ा हमने, बायो प्लांट पढ़ा, एडवांटेजेस पढ़े, लिमिटेशंस पढ़े, यूजेस पढ़े, और हमने ये देखा कि विंड एनर्जी भी इसका पार्ट है, इम्प्रूवमेंट्स इन टेक्नोलॉजी यूजिंग कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आज ये ख़त्म होता है फिर। ठीक है, ये वाला सोर्सेज ऑफ एनर्जी पूरा फिनिश हो गया हुआ, आज हमने कन्वेंशन नॉन कन्वेंशनल ख़त्म कर दिया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।